Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to do the competency-based questions from the chapter His First Flight, written by Liam O'Flaherty. Competency-based questions बेटा theme के ऊपर based होते हैं. So you need to know the theme of every chapter, every poem in order to attempt the competency-based questions. Moreover, अगर आपको choice आता है कि आपको ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, then always remember to follow the theme. Theme के हिसाब से ही आपने अपना answer लिखना है. So before we start with the questions, let's have a look at the important points of the chapter. तो सबसे पहले अगर हम थीम की बात करें तो इस चैप्टर का थीम है टू ओवरकम आवर फियर्स. हर एक इंसान को अपने फियर को ओवरकम करना आना चाहिए. आपको बहुत डर लगता है बट आप डर के जी नहीं सकते हो. अगर जिंदगी जीनी है तो आपको फियर को ओवरकम करना ही पड़ेगा. नाउ अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, इस चैप्टर के वैल्यूज़ क्या हैं, तो फर्स्ट ऑब्वियसली जो थीम होता है वही वैल्यू होता है, टू ओवरकम वन्स फियर्स. सेकंड होता है सक्सेस. बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है. सक्सेस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स. छोटे छोटे जो आप कदम उठाते हो वो सब कंबाइन होके एक बड़ा सक्सेस बनते हैं. थर्ड वैल्यू इस चैप्टर में है वन मस्ट ओवरकम हेजिटेशन. हम डरते हुए हेजिटेट करते हैं और जब हम हेजिटेट करते हैं तो हमारी अचीवमेंट्स जो हैं वो रुक जाती हैं. तो वी नीड टू ओवरकम आवर हेजिटेशन. एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू इज दैट वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स. हमें खुद पे यकीन होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं एंड देन नथिंग विल बी इम्पॉसिबल. ओके, अगर अब हम इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो बिल्कुल मेन कैरेक्टर है दैट इज़ द यंग सीगल. वो उसने अभी पहली अपनी उड़ान भरनी है तो उसके ऊपर बेस पूरा चैप्टर है. फिर उसके बाद उसकी फैमिली जिसमें उसके पेरेंट्स हैं और उसके भाई बहन हैं, हिज सिबलिंग्स आते हैं. नाउ टू डिस्कस द टाइटल ऑफ द स्टोरी. तो जो ये यंग सीगल था ये बहुत भूखा था और उसने जब उसकी मदर फूड लेकर आई तो उसने फूड पकड़ने के लिए ही जंप्ड बट मदर उसी टाइम पीछे हट गई एंड ही फेल ऑफ द लेज. अब जब वो लेज पे गिरा तो पहले कुछ सेकंड्स के लिए वो गिरा, उसको उड़ना नहीं आया. बट देन फ्लाइंग इज इंस्टिंक्टिव फॉर द बर्ड्स. इंस्टिंक्टिव मतलब उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो नेचुरली फ्लाई करते हैं, उनको किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, राइट? जैसे छोटा बच्चा है उसको चलाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए इंस्टिंक्टिव होता है कि वो एक टाइम अपना लाइफ में आएगा जब वो चलना शुरू कर देगा. तो जब वो गिरा तो उसको पता चला कि उसको उड़ान भरने के लिए कोई लेसन की जरूरत नहीं है. He was automatically able to fly, and this chapter is an entire description about how he took his first flight. उसका फर्स्ट फ्लाइट से पहले एक्सपीरियंस क्या था और जब उसको अपने विंग्स पे कॉन्फिडेंस हुआ तो फिर उसकी फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस क्या था. तो ये जो चैप्टर है ये पूरे चीज़ों को डिटेल में बताती है, इसीलिए ये टाइटल बड़ा अप्रोप्रिएट है. Now to go, let's have a quick, have a quick idea of the summary. तो ये यंग सीगल आपको पता ही है कि इसके भाई बहन हैं, इसके पेरेंट्स हैं. भाई बहन का मतलब होता है ऑल द एग्स हैच्ड एट द सेम टाइम. तो जो इसके भाई बहन हैं उन्होंने उड़ना सीख लिया है एक दिन पहले और वो आराम से उड़ रहे हैं. दे आर हंटिंग फॉर फूड, दे आर डाइविंग फॉर फूड. ये बेचारा सीगल डर के मारे उड़ नहीं पा रहा है. ये बार बार एज पे जाता है, वहां पे जब नीचे देखता है डर के वापस दौड़ जाता है. अब मदर फादर को पता है कि उसके लिए उड़ना बहुत ज़रूरी है एंड द मदर अपीयर्स टू एक्ट वेरी हार्शली. वो उसको कोई फूड नहीं ऑफर करते हैं. शी लेट्स हिम स्टार्व. अब उसकी ये कंडीशन आ गई है कि धूप बहुत तेज़ है, ऊपर से वो भूखा है, तो ही इज़ बिकम वेरी वीक. अब मदर को भी पता है कि अगर अब ये नहीं उड़ा देन ही विल डाई. तो वो उसको टेम्प्ट करने के लिए फिश का एक पीस लेकर एज के सामने आते हैं. दे आर ऑन द क्लिफ. तो वो क्लिफ एज पे आते हैं. अब वो सीगल, यंग सीगल को लगता है कि मम्मा मुझे खाना खिलाने आए हैं. वो दौड़ के जाता है और मम्मा उस टाइम पे पीछे हो जाते हैं. वो फ्रस्ट्रेशन में आके मम्मा की बीक से फिश लेने के लिए जंप करता है एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ फॉलिंग ऑफ द लेज.
जब वो गिरता है तो ऑटोमेटिकली उसके जो विंग्स के नीचे जो है हवा भर जाती है और उसके विंग्स खुल जाते हैं और इंस्टिंक्टिवली वो फ्लाई करना शुरू करता है। फिर उसके बाद ही इज सो हैप्पी कि ही इज करवेटिंग, ही इज बैंकिंग, वो पूरा एंजॉय कर रहा है। बैकग्राउंड में उसकी फैमिली उसको चीयर कर रही है एंड अल्टीमेटली फिर वो नीचे सी में उतरता है। अब वहाँ पे उसको शॉक लगता है बिकॉज सी जो है वो स्टेबल नहीं होती, उसके जो पैर हैं वो पानी में सिंक होते हैं। बट वेरी सून ही रियलाइजेस कि एक पॉइंट पे आके उसके पैर सिंक नहीं किए and he understood that this is it, and he is able to hunt food for his dinner or lunch or whatever, and this is his entire first flight। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने बहुत चीज़ें हैं जो स्किम ओवर की हैं, डिटेल में नहीं बताई हैं। अगर आप पूरा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो मैं 2 प्रीवियस वीडियोस के लिंक डाल दूँगी। एक में डिटेल्स हैं और एक में क्रिटिकल एनालिसिस है ऑफ द चैप्टर। तो अगर आपको डिज़ायर है, नीड है, तो यू कैन रेफर टू दोज़ वीडियोस आल्सो। So let us start with the first competency based question. Describe the young seagull's emotions when he flew over the sea. जब वो सी के ऊपर फ्लाई कर पाया तो उसके इमोशन क्या थे? ऑब्वियसली ही इज एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड का मतलब है हद से ज्यादा एक्साइटेड होना। ही वॉज थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का इज ऑल्सो अ सिनोनिम फॉर एक्साइटेड। ही एक्सपीरियंस्ड अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड ओ, AWEO। ओ का मतलब होता है जब आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कर पाते हो या आप किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन के कंपनी में आते हो तो आप चकाचौंध हो जाते हो। दैट चकाचौंध होना, दैट इज नोन एज ओ। Okay, the next question is, the Oxford Dictionary defines hangry as bad-tempered or irritable as a result of hunger। जब आपको भूख लगी होती है तो आपको बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से को बोला जाता है हैंगरी। हंगरी का ह और एंगर का ANG एंड अगेन हंगरी का RY। तो इस तरह से ये वर्ड बनाया गया है। To what extent can the young seagull's motivation to fly be attributed to being hungry? Support your stance with evidence from the text। अब सवाल ये है कि जो यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी, उसका श्रेय, उसका हम जो एट्रीब्यूट है, किस हद तक उसके हंग्री होने को दे सकते हैं, राइट? और हम जो भी आंसर करेंगे उसका हमें टेक्सचुअल एविडेंस देना है। तो ये बात 100% क्लियर है कि जब उसने अपनी मम्मा के बीक से फिश लेने के लिए जंप किया, दैट वाज हिज एक्चुअल मोटिवेशन टू फ्लाई। तो ये मोटिवेशन क्यों आई? इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर। हंगर ने एक रोल प्ले जरूर किया था, बट उस हंगर के साथ उसका डिजायर भी था दैट ही वांटेड टू फ्लाई। वो उड़ नहीं पा रहा था, ही वाज हेजिटेटिंग, बट द जंप ही टुक, that shows that he was somehow or the other, उसके मन में कहीं ना कहीं था that he wanted to fly and that is why he jumped। इसीलिए solely हम नहीं कह सकते हैं कि hunger was the sole motivating factor। The next question is, the young seagull was alone on his ledge। How far do you think this condition was by his choice? मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि जो यंग सीगल था वो लेज पर अकेला था। अब क्या ये उसकी चॉइस थी? किस हद तक आपको लगता है कि उसने चूज किया था टू बी अलोन ऑन द लेज? तो उसकी ये चॉइस, इट वाज अ विलिंग चॉइस, क्योंकि उसके भाई बहन ने सीख लिया था हाउ टू फ्लाई। दे वर प्रैक्टिसिंग फ्लाइंग, बट उसके हेजिटेशन ने उसको अपनी फैमिली से सेपरेट किया था। इट वॉज कम्प्लीटली हिज डिजायर कि वो उड़ नहीं रहा था, वो उसने अपने डर के आगे घुटने टेके हुए थे। तो इट वॉज टू अ ग्रेट एक्सटेंट दैट हिज कंडीशन ऑफ बीइंग अलोन ऑन द ledge was by his choice। Next question, validate the given statement with reference to the baby seagull's fear। Fear doesn't exist anywhere else other than one's mind। अब क्वेश्चन है कि जो बेबी सीगल का फियर है उसको हमने वैलिडेट करना है, प्रूव करना है विद अनदर गिवन स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट कहाँ क्या है कि फियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है
और कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब वैलिडेशन क्या है, प्रूफ क्या है कि सीगल जो है वो उड़ नहीं पा रहा था, ही कुड नॉट टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज ही वाज स्कैर्ड, वो डरा हुआ था। उसको डर किस बात का था कि उसकी जो विंग्स हैं उसकी बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब उसने अपनी फैमिली को उड़ते हुए देखा, बट जो फियर था दैट वाज ग्रिपिंग हिज माइंड, उसके दिमाग के हावी हुआ हुआ था। और उसने उस डर ने उसके कोई भी एश्योरेंस जो उसको एग्जाम्पल से अपनी फैमिली के भाई बहनों से एग्जाम्पल से एश्योरेंस मिल रही थी, उस एश्योरेंस को ओवर पावर कर लिया था। अब इसका नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि वो इवन कोशिश करने से डर रहा था। तो डर, देयर वाज नो फियर इन फ्लाइंग, हैड ही टेकन द फर्स्ट स्टेप, ये इंस्टिंक्टिव होता, वो उड़ पाता। बट वो फर्स्ट स्टेप क्यों नहीं ले पा रहा था, इट वाज बिकॉज ऑफ द fear in his mind. Next question, if you were the family member of the young seagull, would you also decide not to go near him? Elaborate with reason. अब आपको बोला जा रहा है कि आप क्या करते अगर आप भी उस यंग सीगल के फैमिली मेंबर होते, तो आप भी उसके पास नहीं जाते। अब आपने इस बात को एलैबोरेट करना है, कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, गिविंग रीजंस। तो आपका भी रीजन थीम को फॉलो करते हुए यही होना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ द थीम्स इज टू ओवरकम योर फियर, राइट? तो इवन यू वुड नॉट गो नियर हिम, यू वुड डिसाइड नॉट टू गो नियर हिम इनिशियली। क्यों? क्योंकि इम्पॉर्टेंट था, क्रूशियल था, उसको स्पेस देना, उसको इंडिपेंडेंस देना, ताकि कि वो खुद को, अपने स्किल्स को, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर कर सके, वो अपनी फ्लाइंग स्किल्स को डेवलप कर सके। अगर हम उसकी इस ग्रोथ में हिंडर करते, तो उसमें कॉन्फिडेंस ना आता, और कॉन्फिडेंस नहीं आता तो वो कभी भी लर्न नहीं कर पाता, अडाप्ट नहीं कर पाता। उसको, उसके पास ना जाकर हमने उसे एक चांस दिया टू लर्न एंड टू अडाप्ट एट हिज ओन पेस। हर बच्चे की, हर बीइंग की अपना टाइम पीरियड होता है जब वो कोई चीज़ सीखता है। कई बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कईयों को ज़्यादा देर लगती है। तो इट डज नॉट मीन दैट वन इज इंटेलिजेंट एंड वन इज डल, बट एवरीवन हैज हिज ओन पेस। तो ये फ्रीडम होनी चाहिए, और अगर हम चले जाते तो हम इस फ्रीडम में इंटरफेरेंस करते। सो दैट इज हाउ you will write this answer. Okay, the next question is, the young seagull failed to muster up the courage to take that plunge. इसका मतलब है कि जो सीगल था, उसको इसमें वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया that he could take the plunge. अब plunge का मतलब क्या है? plunge का मतलब होता है या तो जंप करना या डाइव करना। अब क्वेश्चन ये है, इन व्हाट वे कैन द रेफरेंस टू द प्लंज हियर बी बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल? एक्सप्लेन। लिटरल का मतलब होता है जो ऑब्वियस मीनिंग है, मेटाफोरिकल का मतलब होता है जो छुपा हुआ मीनिंग है। तो अब जब अगर लिटरल मीनिंग के हिसाब से देखें, तो जो सीगल है वो अपने हवा में उड़ नहीं पा रहा था, ही वॉज अनएबल टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट। अब मेटाफोरिकली अगर हम देखें तो प्लंज का मतलब है ही वॉज हेजिटेटिंग एंड ही वॉज रिलक्टेंट टू स्टेप आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। वो न्यू एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करने से डर रहा था, और यही इस चैप्टर का ब्रॉड थीम को रिफ्लेक्ट करता है, दैट वी नीड टू ओवरकम फियर्स एंड टेक रिस्क्स इन लाइफ। अगर आप चाहो तो इसको सिंपलर वर्जन में भी लिख सकते हो, मैंने उसका नीचे आंसर दिया हुआ है कि अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो प्लंज का मतलब है टू जंप और टू डाइव, बट अगर हम मेटाफोरिकली बात करें तो इसका मतलब है कि उसको अपने फैमिली मेंबर्स की उड़ान में यकीन नहीं था, ही वॉज अनएबल टू टेक द लीप ऑफ फेथ। अपने विंग्स को ट्रस्ट करना, अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रस्ट करना, एंड टू हर्ल योर सेल्फ ऑफ द लेज, लेज से अपने आप को बाहर गिरा देना, इसके लिए बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ चाहिए, और उसको बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसकी बॉडी उसके वेट को सपोर्ट कर पाएगी। सो दैट इज द मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ प्लंज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, दैट इज टू स्टे एंड फेस अ सिचुएशन और रन फ्रॉम इट, is an automatic reaction to an event perceived as stressful or harmful. Fight or flight.
फाइट का मतलब है वहां रुको और सिचुएशन को फेस करो, फ्लाइट का मतलब है वहां से भाग जाओ। अब ये जो रिएक्शन होता है ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। हम डिपेंडेंट अपॉन द इवेंट, अगर हमें लगता है कि इवेंट स्ट्रेसफुल है, हार्मफुल है, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? टू फाइट द सिचुएशन और टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। अब इस कोटेशन को समझ करते हुए आपको आंसर करना है, हाउ वुड यू इवेल्युएट द यंग गर्ल्स रिस्पॉन्स टू फाइंडिंग हिमसेल्फ ऑफ द ledge? जब यंग गर्ल ने फिश लेने के लिए कूदा, ही फाउंड हिमसेल्फ फॉलिंग ऑफ द ledge, तो वहां पर हम उसका जो रिस्पॉन्स था उस रिस्पॉन्स को कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो इसका आंसर है कि जब वो लेज से गिरा तो ही एक्सपीरियंस टू थिंग्स, राइट? उसने वो वापस से लेज पे भागना चाहता था और वो फ्लाई भी करना चाहता था। इनिशियल रिएक्शन क्या था? वो पैनिक किया, डर गया और उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया ताकि कि वो पानी की तरफ ना जाए, ही कैन रीच द लेज। तो उसका इंस्टिंक्टिव एक फ्लाइट रिस्पॉन्स हुआ। अब जब उसको उसको अपनी फ्लाई करने की एबिलिटी पे कंट्रोल आया, उसको कॉन्फिडेंस मिला, तब उसने अपने डर से फाइट किया और बहुत सक्सेसफुली उसको अपनी ही वाज एबल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये जो इंसिडेंट है ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जब हम फाइट करते हैं, जब हमारा रिस्पॉन्स फाइट होता है, तब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवरकम करते हैं। हम जब तक एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भागेंगे तब तक वो सिचुएशन हमें बार बार कन्फ्रंट करेगी। इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट सिचुएशन हमें उससे फाइट करना ही पड़ेगा, वेदर इट इज टुडे or whether it is someday in the future. Next question. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? बारी बारी से उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे। श्रिल मतलब सीगल्स की आवाज़ बड़ी श्रिल होती है, वो श्रिली उसको क्यों आवाज़ दे रहे थे? उसके मम्मी पापा उसको क्यों थ्रेटन कर रहे थे, उसको क्यों फोर्स कर रहे थे? कैजोल का मतलब टू मोटिवेट, टू फोर्स हिम टू फ्लाई। तो वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो बच्चा है, उनका जो मतलब बेबी है, ही शुड बी एबल टू ओवरकम हिज फियर एंड ही शुड बी एबल टू फ्लाई जस्ट लाइक हिज सिबलिंग्स। उनका इंटेंशन उसको हार्म करना या डराना नहीं था, उनका इंटेंशन ये था उसको मोटिवेट करना, उसको एनकरेज करना। जो श्रिल कॉल्स थी, जो बेकनिंग थी, दैट वाज देयर वे ऑफ अर्जिंग हिम टू जॉइन देम इन द स्काई and to experience the freedom, the joy, the happiness, the exhilaration जो फ्लाइंग के साथ आता है। जब उन्होंने ये कॉम्बिनेशन ऑफ जेंटल परसुएशन एंड फर्म इंसिस्टेंस यूज किया, तो पेरेंट्स की कोशिश ये थी कि जो यंग सीगल है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और अपनी कैपेबिलिटी को डिस्कवर करे। उनके लिए फ्लाइंग बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एन एसेंशियल स्किल बाय फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर जीना है, जिंदा रहना है, ग्रो करना है, तो सीगल के लिए फ्लाई करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स। और वो अपने ऑफस्प्रिंग को चाहते थे कि ये एबिलिटी आए। इसीलिए उनका ये जो केजोलिंग था, थ्रेटनिंग था, उनको उसको श्रिली बुलाना था, ये एक्चुअली एक लविंग और नेसेसरी जेस्चर था so that he could be pushed towards independence and self discovery. Next question है, the young seagull's parents wanted him to fly like his brothers and sisters. How could the young seagull's newly flying siblings, that is two brothers and sister, have motivated him? मतलब भाई बहन ने उसको इग्नोर किया। क्वेश्चन ये है कि वो क्या कर सकते थे उस यंग सीगल को मोटिवेट करने के लिए, और इस क्वेश्चन के ऊपर आपको जो लिखना है दैट इज अ कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन होता है मतलब सिबलिंग्स के बीच में बातचीत। अब हम किसी को भी मोटिवेट कैसे करेंगे? फर्स्ट इज रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट डू यू फियर। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट मोटिवेशन, राइट? उसके बाद हम उसको और मोटिवेट करने के लिए हम पहले तो उसको लिंक करेंगे कि देखो, जैसे पहले अगर हम शुरुआत से स्टार्ट करें
तो जो भाई है वो पूछेगा सीगल से कि तुम अभी भी लेज पे क्यों बैठे हो, तुम्हारे को इट्स हाई टाइम, तुम्हारे को हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो अब यंग सीगल अपना फियर बताएगा कि मैं डर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कर सकता हूँ या नहीं। दैट इज एक्नॉलेजिंग द फियर। तो अब उसके सिस्टर उसको बोल सकते हैं कि देखो हम सभी पहले बड़े स्कैर्ड थे, बट अब देखो हमें, हम कितने आराम से वी कैन सोर थ्रू द एयर। तुम्हारे में भी वही, यू हैव द सेम पोटेंशियल, तुम्हारे में भी वही क्षमता है। फिर सेकेंड ब्रदर ज्वाइन इन करेगा, हाँ फ्लाइंग इज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। देखो उस मतलब वो फ्लाइंग के गुड पॉइंट्स अब बता रहा है कि जब हम फ्री होते हैं तो हमारे को एक ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, एंड ऑल दिस इज वर्थ ओवरकमिंग आवर फियर। फिर अगेन भाई वन बोल रहा है कि तुमने हमें देखा, हमने तुमने हम सबसे सीखा है, तो अब तुम्हारी बारी है, डोंट फियर, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द विंड बीनीथ देम। अब सीगल दोबारा से रीट्रेट करेगा, अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं गिर गया तो हमें क्या बोलना है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। बहुत बार होता है कि हम गिरते हैं, बट करना क्या है, गिर के हमें खड़े होना है, तब तक ये करना है जब तक हम सक्सीड ना कर जाएं। और सेकंड भाई फिर उसको मोटिवेट करेगा कि तुम्हें क्या पता कि तुम क्या कर सकते हो, until you try it you won't know what you're capable of unless you try। और हम right beside, you know, we'll be right there beside you cheering you, तुम्हारे को हौसला दे रहे होंगे। फिर इन सारी बातों से सुनकर मोटिवेट होकर एनकरेज होके द यंग सीगल विल एग्री टू फ्लाई, एंड यू नो ही विल थैंक देम फॉर बिलीविंग इन हिम। तो अब इसमें इस कॉन्वर्जेशन में आपने करना क्या है, आपने देखा क्या है, पहले सिबलिंग्स ने मोटिवेट किया, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फिर उसको एश्योर किया कि जो फियर है वो नॉर्मल है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। फिर रिवॉर्ड्स बताए कि फ्लाइंग के रिवॉर्ड्स क्या हैं, एंड फाइनली दे ऑफर्ड सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। तो इस तरह से हमारा कन्वर्सेशन एंड हो सकता है। Okay, the next question is, a noted author, Richard Bach, wrote, for most seagulls, it was not flying that mattered, but eating. For this gull, though, it was not eating that mattered, but flight. अब हमें करना क्या है, वी हैव टू इवैल्यूएट द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द यंग सीगल। इवैल्यूएट का मतलब हमें या तो प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है। तो अब स्टेटमेंट क्या है कि जो सीगल्स होते हैं, फ्लाइंग उनके लिए इंस्टिंक्टिव होता है, दे डोंट बॉदर अबाउट फ्लाइंग, व्हाट मैटर्स टू देम इज गेटिंग फूड टू ईट, दे आर ऑब्सेस्ड विद ईटिंग। बट हमारे यंग सीगल के लिए ईटिंग मैटर नहीं करता था, उसको जो जिस चीज से वो ऑब्सेस था दैट वाज फ्लाइट। राइट, ही वांटेड टू फ्लाई बट ही वाज अफ्रेड टू, यू नो, अफ्रेड टू जंप ऑफ द लेज। तो अब हमारे को इसको एवेल्युएट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, हम पहले बताएंगे जनरल क्या है, फिर हम अपने सीगल के पास आएंगे कि उसका डिजायर टू फ्लाई जो है दैट इज सरपासिंग हिज हंगर। अब ये कैसे एविडेंट है, ये हमें तब पता चलता है जब वो अपने आप को अपनी फैमिली से अलग करके लेज पे फ्लाइंग की प्रैक्टिस करता है, रादर देन ज्वाइनिंग हिज फैमिली इन द सर्च ऑफ फूड। अब जो यंग सीगल का पैशन फॉर फ्लाइट है वो क्या है, इट इज ड्रिवन बाय अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, एडवेंचर एंड अ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। वो चाहता है कि वो भी अपने भाइयों की तरह फ्लाई कर सके, वो भी फ्लाइंग के यू नो एंजॉयमेंट को एक्सपीरियंस करे, उसको भी उसको भी फ्रीडम का एहसास हो। तो उसको एक्सिलरेशन चाहिए, उसको फुलफिलमेंट चाहिए। इन सब चीज़ों के आगे जो फूड है वो सेकेंडरी बन जाता है। उसका जो मेन उसका मेन एस्पिरेशन है दैट इज टू मास्टर द आर्ट ऑफ फ्लाइट। अब जब हम इस यूनिक सीगल के पर्सपेक्टिव को एम्फसाइज करते हैं, तो ऑथर का जो इंटेंशन है, द यू नो ही इज हाईलाइटिंग द पावर ऑफ परस्यूइंग वंस पैशन। मतलब ऑथर हमारे को मोटिवेट कर रहा है दैट वी शुड ऑल परस्यू आर पैशन, चाहे हमारे को दूसरों से एक डिफरेंट पाथ पे जाना पड़े, चाहे हमारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, रेगुलेशंस हैं, उनसे हटकर हमें कुछ करना पड़े। जैसे सोसाइटी जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर को प्रायोरिटाइज करती है, तो इसका मतलब जो सिंगर है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर फील्ड में हर बंदे की अपनी वैल्यू है, किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो आपसे सोसाइटी इंजीनियर और हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। समवन हैज टू डू द अदर वर्क आल्सो।
सो अगर आपको सोसाइटल नॉर्म से अलग भी जाना पड़े, देन देयर इज नथिंग wrong. Okay, the next question is, look at the image of Maslow's hierarchy of needs. Abraham Maslow devised a theory of motivation that shows the basic needs at the bottom and more advanced needs as you move up. It includes a theory that fundamental needs must be met before an individual can be motivated to achieve higher order needs. अब ये जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसका आपको एक इमेज दिया गया है और इस इमेज के हिसाब से उन्होंने एक थियोरी ऑफ मोटिवेशन डिवाइस किया है, जिसमें जो हमारे फंडामेंटल नीड्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट, वो सबसे बेसिक नीड्स माने जाते हैं, दे आर एट द लोएस्ट मोस्ट लेवल. उसके बाद नीड्स आते हैं हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी के, फिर आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स लाइक बिलोंगिंग टू समवन, यू नो, फीलिंग किसी से हमारे को एक्लेमेशन मिले, फीलिंग ऑफ प्रेस्टीज, एंड फाइनली इज सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जिसमें आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि हमने अपना पोटेंशियल अचीव किया. अब ये उनका हायरार्की है. अब आपको ये हायरार्की समझना नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि जो यंग सीगल है, वेयर इन दिस हायरार्की ऑफ नीड्स वुड यू लोकेट द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट एंड जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स. मतलब जो सीगल ने फ्लाइट लिया वो उसका फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, एस्टीम नीड है, या फिर उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. द आंसर इज इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने पोटेंशियल को अचीव करना. तो अब हमें ये समझ में आ गया. अब हमने सिर्फ अपने रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करना है, समझाना है कि व्हाई इज दिस नीड अकिन टू, अकिन मतलब सिमिलर टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हम क्यों बोल रहे हैं कि उसने अपना पोटेंशियल अचीव किया. ओके, तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि जो सीगल की फ्लाइट थी, इट इज एट द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसका मतलब है अपने पोटेंशियल को, पूरे पोटेंशियल को अचीव करना. अब मास्लो की थ्योरी के साथ हम देखें, के हिसाब से हम देखें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हायरार्की पे है, सबसे ऊपर है, जो ये हमें बताता है कि दैट इट इज द मोस्ट एडवांस नीड, जो जिसके लिए इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ में स्ट्राइव करते हैं. ये तब होता है जब हम अपने बेसिक फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग एंड एस्टीम नीड्स को पूरा कर चुके होते हैं. जब ये स्टेप्स हो जाएंगे, ये चारों स्टेप्स होंगे, तब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मीट कर पाते हैं. अब उस स्टोरी के, इस थ्योरी के हिसाब से जो यंग सीगल की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, जैसे फूड और वाटर है, इनिशियली उसके पेरेंट्स उसको प्रोवाइड कर रहे थे. अगेन वो फैमिली में था, उसकी फैमिली उसके आसपास घूम रही थी, तो उसको एक सेंस ऑफ सेफ्टी एंड बिलोंगिंगनेस भी था. बट उसका जो डिजायर टू फ्लाई था वो इन फंडामेंटल नीड्स के बियॉन्ड जाता था. ये उसका इनर ड्राइव था कि मैं दुनिया को एक्सप्लोर करूं, मैं ग्रो करूं, आई शुड रीच माई फुल पोटेंशियल एज अ सीगल. अब जब उसने सबसे पहले फ्लाइट ली, तो सीगल ने क्या किया, वो सबसे लोअर लेवल ऑफ द हायरार्की से सीधा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंच गया, उसने ट्रांसेंड किया. तो ये हमें समझाता है, सिग्निफाई करता है कि इन द परस्यूट ऑफ पर्सनल ग्रोथ, इंडिपेंडेंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ वंस यूनिक पोटेंशियल, उस हिसाब से जो सीगल का फर्स्ट फ्लाइट था, that was a manifestation, a reality of achieving higher order needs according to Maslow's hierarchy. जो सीगल ने अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, अपने फुलफिलमेंट के लिए, अपने पोटेंशियल के फुलफिलमेंट के लिए जो पहली उड़ान भरी, वो मास्लो की हायरार्की को रिफ्लेक्ट करती है, एंड दैट इज हाउ वी विल जस्टिफाई. Next question is, look at the given image of different parenting styles and what they signify. अब आपको ये already दिया हुआ है. The 4 parenting styles are already given in the box. The first is authoritative, second is authoritarian, third is permissive, and the fourth is uninvolved. अब इसके साथ साथ ऊपर और साइड में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं. सबसे पहले हमें अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन के बीच का फर्क समझना है.
अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन दोनों ही डिमांडिंग होते हैं, बट दोनों में फ़र्क क्या है? जो अथॉरिटेटिव होता है वो बच्चों के नीड्स के लिए सेंसिटिव होता है और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है, बट जो अथॉरिटेरियन होता है वो पूरा डोमिनेटिंग होता है, वो बहुत स्टर्न स्ट्रिक्ट होता है एंड इट डजंट केयर। प्यूनिटिव का मतलब होता है इट डजंट केयर अबाउट द कोलैटरल डैमेज, मतलब क्या नुकसान होगा इससे अथॉरिटेरियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरे लेवल पे है हमारे पास परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व। अब परमिसिव पेरेंट्स कौन से होते हैं? जो सेंसिटिव भी होते हैं और रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, बट अब वो डिमांडिंग नहीं है, वो लिमिट्स को एनफोर्स नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे को फ्री छोड़ते हैं कि आप अपने लिमिट्स को खुद एक्सप्लोर करो। पर जो अब स्टर्न एंड प्यूनिटिव पेरेंट्स हैं और जो लिमिट्स को एनफोर्स नहीं करते हैं, तो उनकी क्वालिटी होती है कि वो अनइन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको ये पूरा समझ में आया है तो अब हमें क्वेश्चन समझना है इन चारों में से विच ऑफ द गिवन पेरेंटिंग स्टाइल्स वुड यू एट्रीब्यूट टू द यंग सीगल्स पेरेंट्स? क्या वो अथॉरिटेरियन थे? डिड दे नॉट केयर अबाउट द सीगल? तो वो रॉन्ग है। क्या वो अनइन्वॉल्व थे कि सीगल उड़े ना उड़े हमें फर्क नहीं पड़ता? सो इवन दैट इज रॉन्ग। अब आपके पास दो बचते हैं, अथॉरिटेटिव एंड परमिसिव। क्या उन्होंने सीगल को अलाउ किया to just stay on the ledge and live his life, or did they demand from him to take a certain action? तो उसके हिसाब से हमारे को समझ में आता है कि जो सीगल के पेरेंट्स हैं they were authoritative. Okay, अब ये समझ में आया. Now the next part of the question, do you think there was a difference between the mother's and father's attitude? Support your answer with reference to the text. Now I've already discussed why हम सीगल के पेरेंट्स को अथॉरिटेटिव कह रहे हैं, बिकॉज वो डिमांडिंग भी हैं बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड्स नीड. अब हमारे को बोला गया है टू शो द डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ द मदर एंड द फादर. तो अब हम क्या देखते हैं कि उसके जो पेरेंट्स थे उन दोनों में एक बैलेंस था. बैलेंस किस चीज में? बिटवीन सेटिंग लिमिट्स एंड बीइंग सपोर्टिव. कितना कहाँ पर लिमिट सेट करना है, कितना बच्चे को सपोर्ट करना है, दोनों में एक तालमेल था. उन्होंने उसको एनकरेज किया फ्लाई करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए. ये शो करता है कि दे वर डिमांडिंग ऑफ द सीगल, बट एट द सेम टाइम हम उनको सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब सीगल ने अपना अपना फियर, अपना रिलक्टेंस एक्सप्रेस किया, तो उसको अकेला नहीं छोड़ दिया उन्होंने. मदर उसको कोक्स करने के लिए, उसको रीअश्योर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए और फाइनली उसको ट्रिक करने के लिए मदर केम विद अ पीस ऑफ फिश, राइट? जो फादर का एटीट्यूड है वो टेक्स्ट में पूरी तरह से समझाया नहीं गया है, बट हमें अंडरस्टैंड होता है आफ्टर रीडिंग द चैप्टर कि दैट मे बी ही ऑल्सो शेयर्ड द सिमिलर अथॉरिटेटिव अप्रोच बेस्ड ऑन देयर कलेक्टिव एनकरेजमेंट. जब लास्ट में सीगल उड़ा तो फादर भी उसको चीयर कर रहा था, उसकी फ्लाइट को सपोर्ट कर रहा था. तो इन चीज़ों से हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये एविडेंस से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सीगल के पेरेंट्स थे दे वर एग्जिबिटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांडिंग एंड सेंसिटिव पेरेंटिंग, और दिस वाज इन अकॉर्डेंस टू देयर अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग. Next question is, you have been asked to present an evaluation of the approaches of the mothers of both the baby seagull and Amanda towards helping their children. Write this presentation draft including your insights in about 120 words comparing the approaches of both parents. अब आपके पास this is question is an extrapolation across the text. आपके पास दो chapters हैं, एक तो his first flight and second is Amanda. अब इन दोनों में क्या है? दो मदर्स हैं और दोनों का अपने बच्चों के साथ डील करने का जो तरीका है वो कैसा है? वो डिफरेंट है, सेम है, अच्छा है, बुरा है? हमें उनके पेरेंटिंग स्टाइल को इवैल्यूएट करना है. अब इसको हमारे को कैसे करना है? बाय कंपेयरिंग द अप्रोच, द बिहेवियर ऑफ बोथ द पेरेंट्स. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को क्यू भी दिया गया है, हाउ टू बिगिन द क्वेश्चन. One acknowledges that both parents, Amanda's mother and the baby seagull's mother, both dash. उनमें similarity क्या है? That they cared about the child
हाउएवर अब उनमें क्रूशियल डिफरेंस क्या है आपने वो बताना है। आप चाहो तो प्रीवियस क्वेश्चन के अथॉरिटेटिव अथॉरिटेरियन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो in order to answer this question. Okay, so in this question हम पहले बेबी सीगल की मदर को डिस्कस करेंगे। बेबी सीगल की मदर कैसे थी, वो अपने बच्चे के लिए एक बेटर लाइफ चाहती थी। वो चाहती थी दैट ही शुड अचीव हिज फुल पोटेंशियल। वो उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना चाहती थी। शी न्यू दैट फ्लाइंग इज इंस्टिंक्टिव टू सीगल्स, राइट, बट उसका डर जो था वो उसको ट्राई करने से रोक रहा था। वो उसको मोटिवेट कर रही थी बाय शोइंग हिम हाउ मच फन इट कुड बी। उसने उसको स्क्रैप ऑफ फिश भी ऑफर किया so that she could reward him for his efforts. She could bribe him to take the first plunge. तो ये जो चीज़ थी, this was a positive kind of reinforcement. बट यहाँ पर मदर का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें फोकस करना चाहिए। मदर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट हो गए थे। वो जितना उसको पुश कर रहे थे फ्लाई करने के लिए, वो उस बेबी सीगल को डेंजर में भी डाल रहे थे। बिकॉज अगर वो ज़्यादा वीक हो जाता, देन ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ही वुड हैव एक्चुअली डाइड। तो मदर ने अपने बेबी के फियर को एंड एंजाइटी को एक्नॉलेज नहीं किया, उसको पनपने मतलब उनको वो उन्होंने कंप्लीटली उसके फियर को डिसरिगार्ड किया। और ये अगर हम बेबी सीगल के माइंडसेट के हिसाब से सोचें तो ये उसके लिए स्ट्रेसफुल होएगा। एज अ पेरेंट हमें समझ में आता है क्योंकि उन्होंने क्यों डिसरिगार्ड किया, बट अगर हम बच्चे के हिसाब से सोचें तो इट कुड हैव एडेड टू द स्ट्रेस ऑफ द बेबी सीगल। अगर अब हम अमांडा की मदर की बात करें तो वो पोएम में हमें बड़ी स्ट्रिक्ट और क्रिटिकल नजर आती हैं। मतलब शी इज ऑलवेज करेक्टिंग अमांडा और नैगिंग वे में करेक्ट करते हैं। कभी उसके पोस्चर को लेके, कभी उसके हैबिट्स को लेकर, कभी एकेडमिक परफॉर्मेंस, कभी पर्सनल हाइजीन। अब हर माँ के इंटेंशन गुड होते हैं, उनके भी इंटेंशंस गुड हैं, बट उनका जो नैगिंग मेथड है वो कम्प्लीटली इनइफेक्टिव है। और नैगिंग कई केसेस में बड़ा हार्मफुल होता है क्योंकि बच्चा ऑब्स्टिनेट बन जाता है, ढीठ हो जाता है। अब एमेंडा ने क्या किया, जब उसकी मदर उसकी हर बात पे रोक टोक लगा रहे थे, रोक टोक के लिए इंग्लिश टर्म होता है निट पिकिंग, तो मदर ने एक एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन क्रिएट किया, एंजाइटी क्रिएट किया, जिसके कारण अमेंडा ट्राई टू एस्केप इन हर ड्रीम वर्ल्ड। उसने अपने ड्रीम वर्ल्ड में सोलेस लेने की कोशिश करी, यहाँ तक कि उसने ये भी सोच लिया कि आई वुड प्रेफर टू बी एन ऑर्फन। This thought, she wants to be a Rapunzel, she wants to be an orphan, she wants to be a mermaid, तो ये जो थॉट है ये हमें बताता है कि इस तरह के जब पेरेंट्स का बिहेवियर होता है तो बच्चे के लिए कितना हार्मफुल होता है। अब आमंडा की मदर का जो बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था, जो तरीका था पेरेंटिंग का, उससे वो अपना गोल अचीव नहीं कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अमांडा स्ट्रेंथ, उसको प्रेस करना, उसको एनकरेज करना, वो उसके वीकनेसेस को हाईलाइट कर रही थी, उसके शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट कर रही थी। तो अमांडा के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अंडर वैल्यू की फीलिंग आ रही थी, और ये ऑब्वियसली उसके सेल्फ एस्टीम और मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल। अब अगर हम दोनों पेरेंट्स को कंपेयर करें तो हमें रियलाइजेशन होता है कि जो सीगल की मदर थी, शी वॉज मोर एट्यून्ड, शी वॉज मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड्स नीड्स एंड एबिलिटीज। उन्होंने रिकग्नाइज किया था कि जो सीगल है, इट इज केपेबल ऑफ फ्लाइंग एंड शी वांटेड हिम टू अचीव हिज फुल पोटेंशियल, बट उन्होंने उसकी डर को, उसकी एंजाइटी को कंसिडर नहीं किया। तो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारी को उसकी वेलबींग एंड हिज एबिलिटी टू फ्लाई को कंसिडर करें तो। अब इन कॉन्ट्रास्ट अमांडा की मदर कैसे थी, शी वाज ओनली फोकस्ड ऑन करेक्टिंग हर डॉटर्स मिस्टेक्स, हर डॉटर्स फ्लॉज, और वो उसके स्ट्रेंथ और एबिलिटी को एनकरेज नहीं कर रहे थे, अटेंशन नहीं दे रहे थे। तो चाहे हम एग्री करें कि दोनों ही मदर्स के गुड इंटेंशंस थे, दे वांटेड टू बेटर देयर चाइल्ड्स लाइफ, उनको वो अच्छा बनाना चाहते थे, बट उनका जो मेथड था वो बहुत मिसगाइडेड था, बड़ा इनइफेक्टिव था। जो सीगल की मदर है,
वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो अपने बच्चे के इमोशन समझने के लिए दैट वाज रिक्वायर्ड, और अमेंडा की मदर को फोकस करना चाहिए था अपनी डॉटर की स्ट्रेंथ्स पे, उसका सेल्फ एस्टीम पे बढ़ाने के लिए. सो द बेस्ट अप्रोच फॉर बोथ द पेरेंट्स वुड बी वन जिसमें बैलेंस हो. बैलेंस किस चीज़ में? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में एंड सेंसिटिविटी टू द चाइल्ड्स नीड्स एंड लिमिटेशंस. हर बच्चे की एक नीड होती है, लिमिटेशन होती है, तो पेरेंट्स को एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है. हाँ जी बेटा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एन एक्सट्रापोलेशन अक्रॉस द टेक्स्ट. आपको दो वर्क्स दिए गए हैं और आपने उनके बीच में कंट्रास्ट बताना है. In the poem Dust of Snow, the crow symbolically transforms the narrator's mood, while in the story His First Flight, the baby seagull undergoes a literal transformation as it learns to fly. Analyze how these avian characters play similar or different thematic roles in their respective poem and story. अब हमें एग्जाम्पल दिया है क्रो का फ्रॉम द डस्ट ऑफ स्नो, जो नरेटर के मूड को चेंज करता है फ्रॉम रिग्रेट टू हैप्पीनेस. और दूसरे चैप्टर में से हमारे को बेबी सीगल दिखता है जो इसका खुद का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब वो फ्लाई करना सीख जाता है. अब हमें बोला गया है कि ये एवियन कैरेक्टर्स मतलब जो बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं उनको एवियन कैरेक्टर्स बोला जाता है. वो कैसे एक सिमिलर या डिफरेंट थीमेटिक रोल मतलब थीम बेस्ड रोल जो प्ले कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर में सिमिलैरिटी है, डिफरेंस है, क्या है, आपने ये पोएम और स्टोरी के हिसाब से क्लियर करना है. तो अगर हम डस्ट ऑफ स्नो देखें तो क्रो, इन डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो है वो और फर्स्ट फ्लाइट में जो बेबी सीगल है वो दोनों ही एक पाइवोटल सिंबल है अपने अपने चैप्टर का, अपनी अपनी पोएम का. बोथ ऑफ देम you know are related to transformation. Both of them are connected to redemption in their distinct ways. अपने ही तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. One is transforming another character and the other is transforming itself. और रिडेम्पशन का एक्चुअल मीनिंग होता है अपनी गलती मान के उसको सुधारना. तो यहाँ पर पोएट का रिडेम्पशन होता है इन डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरी तरफ सीगल का रिडेम्पशन होता है व्हेन ही रियलाइजेस दैट ही वाज मिस्टेकन टू फियर फ्लाइंग, राइट. तो अब क्रो का जो सडन इंटरैक्शन है विद द स्पीकर इन द पोएम, तो वो क्या करता है, वो नरेटर के मूड में चेंज लेकर आता है. जो सिंपल एक्ट था कि क्रो ने स्नो जो रूट हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो था उसको शेक ऑफ करके वो स्नो नरेटर के ऊपर गिर गया, और इस मोमेंट ने एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया फ्रॉम सैडनेस टू रिन्यूड एप्रिसिएशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो ये हमारे डस्ट ऑफ स्नो में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. अब फर्स्ट फ्लाइट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि बेबी सीगल ने उड़ना सीखा. तो ये दोनों ही कहानियां जो हैं ये एक राइट ऑफ पैसेज एंड ग्रोथ की कहानी है. अब अगर हम हिज फर्स्ट फ्लाइट पे फोकस करें तो उसका लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जहाँ पे उसको एक फिजिकल वर्ल्ड नेविगेट करना आया, उसके अंदर एक न्यू फाउंड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया, इंडिपेंडेंस आया, और ये ओवरऑल थीम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है. दूसरी तरफ जो क्रो का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नरेटर्स मूड था वो उसके थीम को कि छोटी छोटी बातें लाइफ में होती हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, तो क्रो का एक्शन जो है वो उस थीम को सपोर्ट करता है. तो अब ये जो एवियन कैरेक्टर्स हैं ये अपने मोड्स ऑफ इम्पैक्ट में डिफर करती हैं उनका, बट उनमें जो थीमेटिक रोल में जो उनका कंट्रीब्यूशन है टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप पर्सपेक्टिव के थ्रू देखो या उनके अचीवमेंट के थ्रू देखो तो दोनों के ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स हैं. ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस जो ऑलरेडी या तो डिस्कस हो गए हैं इन द क्वेश्चंस या फिर मैंने उनके जब आपको समरी दिया था तब उनका डिस्कशन हो गया.
so I have not included the answers. We'll quickly discuss the questions and wind up the video. So the first question is, why do you think the young seagull was unable to muster courage to fly off the ledge? तो उसका सिंपल रीजन है कि उसको अपने विंग्स पे ट्रस्ट नहीं था. उसके अंदर जो फियर था कि उसके विंग्स उसका वेट सपोर्ट नहीं करेंगे, they were the main reason why he couldn't muster courage to fly off the ledge. Second question, describe the young seagull's emotions when he flew over the sea. तो ये हमने ऑलरेडी पूरा डिस्कस किया. ही वॉज एक्साइटेड, एक्सिलरेटेड, इट वॉज ओपनिंग न्यू विस्टास फॉर हिम, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है. Next is, how did the young seagull's brother, sister and mother motivate him to learn the art of flight? Again, वो उड़ रहे थे उसके सामने. They were showing off how fun it could be to fly, how important it was to, to hunt, to soar in the sky, to experience the freedom. Mother उसको motivate करने के लिए उसको एक piece of fish भी ला कर दिया. तो again, it has already been discussed. Next question, to what extent can the young seagull's motivation to fly be attributed to being hungry? Support your stance with evidence from the text. ये पूरे का पूरा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट. अगेन हमारे को ये पता है कि जब वो लेज से गिरा तो इनिशियली वो पैनिक हुआ, वो डर गया, बट व्हेन the wind blew up his wings and he was able to fly instinctively, then it was a beautiful experience. उसने कर्व किया, सोर किया, बैंक किया, उसके लिए बहुत मज़ेदार वो एक्सपीरियंस था. ही फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन फ्लाइंग. बट जब उसने पानी में लैंड किया तब उसके पैर थोड़ी देर के लिए पानी में सिंक हुए, जिससे वो अगेन पैनिक्ड हुआ. बट व्हेन ही सैंक नो फर्दर, तब उसमें कॉन्फिडेंस आया एंड ही वाज एबल टू हंट. Next is, family played a vital role in the first flight of the young seagull. Give examples to substantiate the above statement. तो यस, फैमिली ने जिस तरह से इनकरेज किया, जैसे उसके आसपास रहे, उसको फ्लाई करके दिखाया कितना आसान है फ्लाई करना. मदर ने जैसे उसको लाके दिया फूड, बट शी डिड नॉट गिव इट टू हिम टू ईट, शी फोर्स्ड हिम टू जंप ऑफ द लेज. तो इससे हमें पता चलता है कि फैमिली का रोल कितना वाइटल होता है किसी के लिए भी, स्पेशली इन द केस ऑफ द यंग सीगल. Last question, motivation plays an important role in taking risks in life and in succeeding. Do you agree? Discuss with reference to the pilot of the Old Dakota and the Young Seagull. दोनों ने ही एक रिस्क लिया. यंग सीगल ने रिस्क कैसे लिया? इट जम्प्ड एट द फूड इन द मदर्स बीक, लीस्ट बॉदरिंग दैट ही वुड फॉल ऑफ द लेज. वो इतना भूखा था कि उसको मोटिवेट हुआ कि मुझे तो अब खाना चाहिए, और खाने के लिए ही ऑल्सो वॉन्टेड टू फ्लाई, तो उसने जंप किया एंड फाइनली ही वॉज एबल टू फ्लाई. अब यंग डेकोटा के पायलट ने क्या, सॉरी, द यंग पायलट ऑफ द डेकोटा, उसने क्या किया? ही वांटेड टू गो होम टू हिज फैमिली टू एंजॉय ब्रेकफास्ट एट हिज ओन हाउस. तो उसने क्या रिस्क लिया? ही वेंट थ्रू अ स्टॉर्म क्लाउड, राइट? तो दोनों को रिस्क लेना पड़ा इन ऑर्डर टू सक्सीड, टू रीच देयर पोटेंशियल. उनके ड्रीम को अचीव करने के लिए उनको रिस्क लेना पड़ा. सो यस, हम एग्री करते हैं कि रिस्क लेना ज़रूरी होता है इफ़ यू वांट टू सक्सीड, and then you give the reference of both the characters. So with this we come to the end of the video. I hope that you liked it and आपके जो doubts हैं वो clear हुए होंगे. अगर आपको अच्छा लगा हो, then you can share it with your friends, other students, if you're a teacher, your colleague, so that maximum students can benefit. With this, I'll end the video, wishing you all the best and my great thanks for giving me your valuable time at this point in your lives. Thank you so much.